नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हम सभी जानते हैं कि धान हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। जी हां, हमारे देश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। विश्व स्तर की हम बात करते हैं तो चीन के बाद हमारा जो देश भारत है वो धान का प्रमुख उत्पादक देश है। वहीं अगर हम आपको अपने देश की बात बता दें तो हमारे देश की आधी से भी ज्यादा आबादी का जो भोजन है उसमें मुख्य स्थान चावल का ही आता है। तो हमारे देश में अच्छे स्तर पर धान की खेती की जाती है, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरह से हम बदलाव देख रहे हैं, भूजल स्तर में कमी आ रही है, पानी का संरक्षण एक बड़ी समस्या बन रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम कम पानी में यहाँ पर धान की खेती करें। इसके लिए भी बता दें आपको, एक विधि तैयार की गई है, विकसित की गई है। क्या है वो विधि, उसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा होगी। विषय क्या है बता देते हैं आपको, कम पानी में कैसे उगाएं धान। इस विषय पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं, आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह। नमस्कार किसान भाइयों। साथ ही डॉक्टर वाई शिवे उपस्थित हैं हमारे साथ, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। और हमारी सफल किसान भी उपस्थित है हमारे साथ, प्रीतम सिंह जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं कि कम पानी में कैसे उगाएं धान। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको हमारी एक खास रिपोर्ट यहां दिखा देते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। देश में धान की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में की जाती है। यानी ये सभी राज्य सबसे ज्यादा धान उत्पादक राज्य हैं। अक्सर धान की खेती करते समय किसान पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी की कमी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने बुआई की ऐसी विधियों को इजाद कर लिया है जिससे कम पानी में धान बोया जा सकता है। धान की सीधी बिजाई बुआई का एक ऐसा ही तरीका है जिसमें पानी की बचत और कम खर्च से चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। धान की सीधी बुआई में उचित नमी में खेत की कम जुताई करके या बिना जोते हुए खेतों में जरूरत के हिसाब से जीरो टिल मशीन से सीधी बुआई की जाती है। जो किसान गेहूं की कटाई कंबाइन से करते हैं वे बिना फसल अवशेष जलाए धान की सीधी बुआई हैप्पी सीडर या टर्बो सीडर से भी कर सकते हैं। इस तकनीक से रोपाई और लेव की जुताई की लागत में बचत होती है, साथ ही फसल भी समय से तैयार हो जाती है। ऐसे इलाके जहां सिंचाई के पानी की कमी हो, साथ ही जलभराव की परिस्थिति हो, वहां धान की सीधी बुआई की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे इलाकों में जहां वर्षा आधारित खेती होती है, वहां भी आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। धान की सीधी बुआई करने से पानी की 20 से 30% की बचत होती है। इसके अलावा धान की एरोबिक विधि भी किसानों के बीच काफी प्रचलित हो रही है। इस विधि से बुआई करने में खेत भी तैयार नहीं करना होता और पलेवा भी नहीं करना पड़ता। साथ ही इसमें दूसरी विधियों के मुकाबले 40 से 50% तक पानी की भी बचत हो जाती है, क्योंकि दूसरी विधि में पहले तो नर्सरी में ज्यादा पानी लगता है, उसके बाद जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो रोपाई के समय भी पानी भरना पड़ता है, जबकि एरोबिक विधि में पानी कम लगता है। एरोबिक विधि से 1 एकड़ में धान की बुआई के लिए 6 किलो बीज की जरूरत होती है। इसे सूखी जमीन पर भी लगाया जा सकता है। हालांकि एरोबिक विधि से खेती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विधि से बुआई के लिए सूखा बर्दाश्त करने वाली किस्मों का चयन करें। साथ ही इस विधि से बुआई करने से पहले गर्मियों में गेहूं की कटाई के बाद जुताई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से बारिश का पानी खेत को अच्छी तरीके से मिल जाता है। इस तरह धान की इन विधियों को अपनाकर आप धान में पानी की बचत कर सकते हैं और कम पानी में भी धान की अच्छी उपज ले सकते हैं। तो ये थी हमारी
हमारी एक खास रिपोर्ट जाना आपने इस विधि के बारे में बारीकी से। अब हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या संदेश है हमारे देश भर के किसानों के लिए, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। बातचीत का सिलसिला यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। सर, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, कम पानी में धान उगाने के लिए क्या उद्देश्य है, मतलब सीधी बिजाई की को क्यों तैयार किया गया? ऐसा है कि किसान भाई, जैसा कि जानते हैं कि धान की खेती आम तौर पर जब हम करते हैं तो उसको रोपाई विधि से करते हैं। इसके लिए पहले धान की पनीरी तैयार करते हैं, इसको हम बेहन भी पूर्वांचल में बोलते हैं, और 25 दिन की पनीरी हो जाती है तो उसकी खेत में फिर हम रोपाई करते हैं। जब खेत में रोपाई की जाती है तो खेत को तैयार करने के लिए पानी भर करके उसमें हम कद्दू करते हैं, जुताई करते हैं गहरी, और इसमें करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 15 लाख लीटर पानी लगता है जी। तो आप देखिए कि रोपाई के लिए पानी की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ रोपाई करने के लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, जो कि 1 एकड़ की रोपाई के लिए करीब 3,3200 रुपये के आसपास श्रमिकों को देना पड़ता है। अगर हमें पानी की बचत करनी है धान की खेती में, तो इसके लिए धान की सीधी बिजाई, जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई की भी तकनीकी विकसित की गई है, और इसके द्वारा धान की खेती करके हम तकरीबन उतनी ही पैदावार प्राप्त कर सकते हैं जितनी कि हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं। अब इसके लिए खेत को पहले हम तैयार करते हैं, जैसे गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते हैं, पहले पानी लगाते हैं, उसके विस्तार में हमारे साथी डॉक्टर सीवे बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है, आमतौर पे 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है, जैसा कि मैंने बताया 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर में, और रोपाई विधि में पानी में 25 से 30% की बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। तो किसानों की लागत कम होगी, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है खासकर पानी, उसका जो है संरक्षण होगा। ये विशेष फायदा है धान की सीधी बिजाई करने का। बिल्कुल, तो जल का बचाव हो सके, यही आज के हम समय की मांग कह सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सीधी बिजाई बहुत ही उपयुक्त विधि है, आप अपना सकते हैं, सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है, लागत में भी यहाँ पर कमी आ रही है। तो ऐसे में डॉक्टर शिवे का रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी इस संदर्भ में हम ले लेते हैं। डॉक्टर शिवे, किन क्षेत्रों में सीधी बिजाई उपयुक्त रहती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सीधी बिजाई जो है सभी क्षेत्रों में की जा सकती है, विशेषकर जहाँ पर लेबर की कमी हो रही है, और हमारी मिट्टी जो है विशेषकर जहाँ पर लोम है या क्ले लोम है या सिल्टी लोम है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है। और दूसरे जहाँ पर पानी की कमी है, क्योंकि पानी जो है धान के लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पैदावार बढ़ रही है, वैसे वैसे पानी का दोहन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी हमको मितता से यूज करना है, और उसके साथ साथ जो है हमको उत्पादन भी बढ़ाना है। तो इन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर इस तरीके की मिट्टियाँ हैं और जहाँ पर श्रमिकों की कमी होती चली जा रही है, और साथ साथ जो है हमारे पानी का जो हमारी कमी हो रही है मिट्टी के अंदर, और उसका दोहन ज़्यादा हो रहा है, तो उन क्षेत्रों में सभी जगह हमको इसकी सीधी बिजाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे डायरेक्टर महोदय ने कहा कि किस तरीके से जो इसकी खेती करना चाहिए। सबसे पहले जो है खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए हमको। खेत की तैयारी करने के लिए हमको जुताई करके, सबसे ज़रूरी ये है कि लेजर लैंड लेवलर से इसका जो है हमको समतल कर लेना चाहिए खेत को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पानी का इस्तेमाल जब भी अच्छे ढंग से होगा यदि हमारा खेत समतल होगा। बिल्कुल, तो तैयारी तो यहाँ पर बहुत अच्छे से करनी ही चाहिए। कुछ सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत हो जाती है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे एक सफल किसान उपस्थित है यहाँ पर, प्रीतम सिंह जी, उनसे भी थोड़ी राय हम यहाँ पर ले लेते हैं। प्रीतम सिंह जी, खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, धान की खेती से आप जुड़े हुए हैं, सीधी बिजाई को आप हमारे किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद मानते हैं? देखिए, ये जो पानी का स्तर हमारा नीचे होता जा रहा है जी। खेती के लिए जहां हमें ज़मीन जरूरी है, वहां हमारा पानी भी जरूरी है। पानी के बिना खेती संभव नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे जो परिवार हैं पूर्वजों काफ़ी लंबे समय से खेती से ही जुड़े आ रहे हैं, तो खेती को हम अपना एक आदर्श मानते हैं, जैसे मिट्टी को हम अपना माता मानते हैं, तो इस तरह खेती अगर हमें करनी है तो पानी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारे लिए आज की जो सबसे चिंता का विषय है वो पानी का कम होना है। भूजल स्तर हर साल नीचे चला जा रहा है, तो वहाँ हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम इस पानी को बचाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम अपने बच्चों के लिए जहाँ खेती का या पैसे का संरक्षण करते हैं, उनके जमा पूंजी करते हैं, तो ये पूंजी को भी हमें बचा कर रखना है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, तो हम अपना दायित्व समझते हैं कि अपने बच्चों को दे के जाएँ।
तो ये समय है जब हमारा खाली चिंता करने से विषय नहीं कोई सुधरेगा, हमें इस पे गौर करना चाहिए। जो वैज्ञानिकों ने हमें नई तकनीकें दी हैं तो मैं तो अपने खेतों में उसको यूज कर ही रहा हूँ। साथ ही मैं अपने सभी किसान भाइयों को जो धान उगाने वाले हैं उन सभी को ये संदेश भी इस माध्यम से दूंगा कि आप अभी से अगर आपने नहीं शुरू किया है तो आप इस पद्धति को अपनाएं। पानी की सेविंग इसमें हमारा 25-30% होती है, कम से कम 1-2% ऊपर नीचे भी होगी तो भी हमें कम से कम कुछ तो हो रही है, हमें इसको जरूर अपनाना चाहिए और मैं इसको अपना भी रहा हूँ। बिल्कुल, आपने इसे अपनाया भी हुआ है। देखिए, अपने अनुभव भी यहाँ पर साझा कर रहे हैं हमारे सफल किसान कि इन्होंने अपनाया है और इस विधि से इन्हें फायदा भी मिला है। एक तो आर्थिक रूप से फायदा मिला है, साथ ही साथ इन्होंने जल का बचाव भी किया है। जब हम प्राकृतिक संसाधन को बचाते हैं तो एक दायित्व निभाते हैं हम अपना पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी, जल संरक्षण के प्रति भी। देखिए, बहुत जरूरी है कि हम सब इस ओर भी अपने कदम जरूर बढ़ाएं। हम बढ़ते हैं इसी के साथ और डॉक्टर ए.के. सिंह जी का यहाँ पर करना चाहेंगे। सर, आपने बताया कि जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो तमाम तरह की तैयारियां हमें करने की जरूरत है। खेत की तैयारी तो हम कर ही लेंगे, हमारे किसान करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उन्नत किस्मों का चयन करें। अगर अच्छी किस्म होगी तभी आगे चलकर अच्छी पैदावार मिल सकेगी। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त किस्मों का प्रश्न है और बासमती किस्मों की हम बात करें तो इसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, ये तो बासमती की 3 किस्में जो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं बहुत ही उपयुक्त पाई गई हैं सीधी बिजाई के लिए। इसके साथ साथ पूसा बासमती 1718 किस्म भी इसके परिणाम काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। गैर बासमती किस्मों में PR 126 है जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है और यह किस्म की खेती भी काफ़ी बड़े पैमाने पर पंजाब में हो रही है और ये जल्दी पकने वाली किस्में हैं, करीब 120 से 125 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। इसमें 1509, 1692 और 126। तो इनकी खेती करने के बाद किसान भाई जो है बहुफसली प्रणाली को भी अपना सकते हैं। उसके बाद जो है आलू लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं और उससे एक तो फसल का विविधीकरण भी होगा और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसी तरह से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जब हम धान की सीधी बिजाई की बात करते हैं तो 2 तरह से धान की सीधी बिजाई की जाती है। एक तो जो है जिसको हम ड्राई DSR, सूखे खेत में जैसे हम पहले पानी भरते हैं, इसके बाद बत्तर आ जाने पे तरबतर विधि इसको बोलते हैं, जुताई करके खेत तैयार करके और सीड्रिल से उसमें हम बुआई करते हैं, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं। कुछ देश के क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अगर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जाइए या दक्षिण भारत में जाइए जहाँ पे बरसात अगर ज़्यादा है, मिट्टी काफ़ी भारी है, तो वहाँ पर गीली विधि से जो है हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, जिसमें खेत में पानी भर के और खेत को तैयार करते हैं और उसके बाद कद्दू करने के बाद खेत को समतल करने के बाद ऊपर से छिटकवा विधि से धान की बिजाई करते हैं या ड्रम के द्वारा जो है ड्रम सीडर से हम कतारों में धान की बिजाई करते हैं। तो ये दोनों विधियां जो हैं समय और परिस्थिति के अनुसार प्रयोग में लाई जा सकती हैं। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र में धान की जो सूखी विधि से बिजाई, ड्राई DSR जिसको बोलते हैं, वो सबसे उपयुक्त पाई गई है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे निदेशक महोदय ने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है। और उपयुक्त किस्मों का तो चयन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप किस्मों का चयन करें और सीधी बिजाई के लिए कौन कौन सी सही किस्में हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब यहाँ पर हम डॉक्टर शिवे का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिवे, हमें खेत की तैयारी के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी तरह से खेत की तैयारी करेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तभी तो अच्छी फसल हमें मिल पाएगी। डॉक्टर शिवे, क्या कहेंगे खेत की तैयारी के संदर्भ में आप? हाँ, देखिए, सीधी बिजाई करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था थोड़ा सा, कि खेत का समतल होना बहुत ज़रूरी है। और समतल होने के लिए आजकल लेजर लैंड लेवलर हैं सभी किसानों के पास में, नहीं है तो कस्टम हायर बेसिस पर उपयोग करके अपने खेत को समतल कर लें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा पानी का सदुपयोग अच्छा होता है, साथ साथ जो दूसरे रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे खाद वगैरह है, फर्टिलाइज़र वगैरह, उनका भी अच्छा उपयोग होता है और उसके साथ साथ जो है हमको अच्छी पैदावार मिलती है। तो इस तरीके से समतल करने के बाद में और फिर ही जुताई करें। जुताई करने के बाद में पाटा लगा के पानी दे लें। पानी देने के बाद में, जैसे उसको नोनी कहते हैं पंजाब के अंदर,
तो पानी देने के बाद में नोनी हो गई है, उसके बाद में जैसी कंडीशन में आता है तो उसकी जुताई न करके सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसको तरबत्तर विधि भी कहते हैं पंजाब में। पंजाब हरियाणा में इसका काफ़ी प्रयोग हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही सलाह दी जाती है कि खेत को समतल करने के बाद में और पलेवा करके और सीधी बिजाई कर सकते हैं जैसे ही कंडीशन में आता है। अब बात आती है कि हमको कितना बीज रखना है इसके लिए और किस मशीन का यूज करना है। पंजाब में जो है हमारी बहुत अच्छी मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ है, विशेषकर जो है हमारी लकी सीड ड्रिल वगैरह, तो उससे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि मॉइस्चर जैसे ही कंडीशन में आती है, जैसे ही हम वर्केबल, जैसे ही हम खेत के अंदर ट्रैक्टर को चला सकते हैं, वैसी सीधी बिजाई कर लेनी चाहिए। बीज का इस्तेमाल इसमें जो है लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन बीज का जो है हमको किसी अच्छे जो हमारा सर्टिफाइड संस्थान है, जैसा हमारा NSC है या स्टेट सीड पार्क कॉर्पोरेशन है या कृषि विश्वविद्यालय, वहीं से प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जैसा हमारे निर्देशक महोदय ने कहा कि बीज का बहुत ज़रूरी, हमारे लिए अच्छा बीज लेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी और बीज के शोधन करना भी ज़रूरी है। तो बीज का शोधन करने के लिए हम ये बताते हैं कि यदि किसान भाई अपने घर का बीज भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है हमको, यदि घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10% जो हमारा नमक का घोल होता है उसमें जो है उसको उपचारित करना चाहिए। अर्थात हम 2 किलोग्राम नमक लें, 20 लीटर पानी में घोल बना के और उसमें जो है लगभग 25-30 किलोग्राम जो बीज है हम उसको डाल दें। जो हमारा भरा हुआ बीज है नीचे बैठ जाता है और थोथा बीज जो है ऊपर आ जाता है, उसको निकाल दें और उसको 2-3 बार स्वच्छ पानी से धोएं। और उसके बाद जो है रात भर जो है हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम कार्बनडाजिम या बावस्टीन लें और उसका जो है घोल बना के और हम बीज को जो है रात भर भिगोएं, सुबह जो है उसको पंखे के अंदर सुखाएं थोड़ी देर और उसके बाद में जो है फिर सीड ड्रिल से बिजाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यदि ध्यान रखें किसान भाई तो उनका जमाव अच्छा होगा और जमाव अच्छा होगा तो उनकी पैदावार भी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम सावधानियां हैं या फिर कहीं ये तमाम तैयारियां हैं जो हमारे किसानों को करनी चाहिए जब वो धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। खेत की तैयारी अच्छे से करें, बीजों का चयन अच्छे से करें, किस्मों का चुनाव हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो अच्छी तरह से जमाव यहाँ पर हो पाएगा। हमारे सफल किसान उपस्थित हैं यहाँ पर, आप हमारे किसानों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में किस्मों को लेकर या फिर सीधी बिजाई की तैयारियों को लेकर कोई सवाल हो, अगर आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहें, दोनों ही हमारे महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये इसके बारे में मेरे मन में जो सवाल आ रहा है कि जैसे हम सीधी बुआई करते हैं जी, तो उसमें हमें एक बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है कि जैसे हम कद्दू करके धान लगाते हैं तो पिछली जो फिसल के जो दाने झड़ गए हैं वो नहीं जर्मिनेट होते, लेकिन हमें सीधी बुआई में जो हमारी पिछली फसल थी उसके जो दाने जड़ जाते हैं वो हमें बहुत समस्या करते हैं, वो दूसरे धान उसमें उगाते हैं जी, तो उसमें मिक्सचर हो जाता है। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि इसका आप कोई इस तरह की कोई रिसर्च हो रही है कि उसको हम कैसे, उससे हम निजात पा सकें, वो आपके अनुसंधान में कोई ऐसा हो रहा हो तो उसके बारे में हमें अवश्य जानकारी। डॉक्टर ए.के. सिंह, हमारे किसान का सवाल आया है यहाँ पर, किसान भाई जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए, अगर हम पहले धान की बिजाई किए हैं और उसके इस वर्ष उसमें दूसरी कोई किस्म लगा रहे हैं तो अगर बीज गिरे हुए हैं उसमें तो उनके अंकुरण से फिर फसल के थोड़ा सा मिक्सचर होने की संभावना रहती है जी। उसमें अगर पानी की सुविधा है तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि पहले अगर जुताई करके उसमें पानी हम लगा दें और एक बार उसमें जो पहले के बीज पड़े हुए हैं अंकुरित हो जाएं तो उनको हम जुताई करके ख़त्म कर सकते हैं। इससे खरपतवार के नियंत्रण में भी काफ़ी अच्छी मदद मिलती है जी। लेकिन जो प्रश्न प्रीतम सिंह जी ने कहा उसमें हम लोग कुछ शोध कार्य ऐसा कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में हम कुछ खरपतवार नाशी दवाओं के प्रति रोधी क्षमता रखने वाली नई किस्मों का विकास कर रहे हैं, जिसमें एक किस्म हमारी है पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ये 2 किस्में जो हैं, पहली वाली जो है वो 1509 का सुधार करके बनाई गई है और दूसरी किस्म पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है। इसमें एक दवाई आती है परसुइट जिसमें इमिजाथापेर टेक्निकल
कंपोनेंट होता है, उसके लिए रोधी क्षमता होती है। और आम तौर पे धान पे अगर दवा डालें तो धान की फसल भी मर जाती है। लेकिन ये जो नई किस्में विकसित की गई हैं, इसमें इस दवा का छिड़काव करने से धान की फसल को कुछ नहीं होगा, लेकिन खरपतवार जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो खरपतवार के नियंत्रण में ये किस्म जो है आगे आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अगले वर्ष से हम उम्मीद करते हैं कि किस्म किसानों को मिलेगी। तो ये अभी मैं सुझाव इस समय देना चाहूँगा। लेकिन जो पुरानी फसल है धान की, उसके बीज गिरे हुए हैं, अगर ये हम खरपतवार रोधी की दवाओं के प्रतिरोधी किस्म पिछले वर्ष भी लगाए हैं तो उसमें भी रोधिता होगी। अगर वही किस्म है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी किस्म है तो उसमें मिक्सचर होगा। तो इसलिए उसको हमको पहले एक बार सिंचाई करके और उसको बीज का अंकुरण हो जाए, उसके बाद फिर या तो उसमें हम राउंडअप दवा आती है, राउंडअप दवा जो है खरपतवार को ही समाप्त कर देती है, और इसको जो दूसरी फसल के बीज उगे हुए हैं पुरानी फसल के, उसको भी समाप्त कर देती। खाली खेत में हम राउंडअप का खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बाद फिर जो है हम बुआई की तैयारी करें। तो इस बात का ध्यान रख करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारे किसानों की कई समस्याएं हैं जिनका समाधान उन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास भी यहां पर किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी अभी हमारे विशेषज्ञ ने साझा भी की है। देखिए, बुआई से पहले किस तरह से खरपतवार का नियंत्रण किया जा सके, इसके बारे में तो हमने जानकारी हासिल कर ली। अब सीधी बुआई हमने कर ली है, उसके बाद भी खरपतवार का अगर खतरा हो रहा है तो क्या कदम हमारे किसानों को उठाने हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर शिवे, इस बारे में क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को? हाँ, देखिए, सीधी बिजाई करने के साथ साथ जो खरपतवार आते हैं तो उसके नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हम बिजाई करते हैं उसके 1-2 दिन के अंदर जो हमको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो पेंडामेथिलिन आता है, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव जो है इस तरीके से करना चाहिए कि पूरा यूनिफॉर्मली हो पूरे खेत के अंदर। तो ये तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, ये ना मिला तो दूसरा हर्बिसाइड भी आता है हमारा पाइजोरोल सल्फ्यूरोन। तो पाइजोरोल सल्फ्यूरोन जो है उसकी मात्रा जो है लगभग हमारी 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। उसको भी 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इनमें से कोई सी दवाई मिल जाए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड भी हमको डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाद में भी खरपतवार आते हैं। तो उसके लिए जो है साइलोफॉप ब्यूटाइल करके एक दवाई आती है, उसकी जो करीब 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। उसका छिड़काव जो है जैसे ही हम पहला पानी देते हैं उसके तुरंत बाद कर देना चाहिए। पहला पानी जो बताते हैं हम 20 से 22 दिन बाद देना चाहिए। तो उसके बाद जैसी कंडीशन में आता है उसको कर देना चाहिए। फिर भी खरपतवार आते हैं तो फिर जो है हम नॉमिनी गोल्ड, जिसको हम बिस्पारीबैक सोडियम के नाम से जानते हैं, उसकी मात्रा जो लगभग 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उसको भी 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। लेकिन छिड़काव के लिए हमको नोजल जो है उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जो हमारा फ्लैट फैन नोजल होता है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी फवार बनाता है और कंट्रोल अच्छे ढंग से करता है यूनिफॉर्मली पूरे खेत के अंदर। तो इस तरीके से खरपतवार का नियंत्रण सीधी बिजाई में किया जा सकता है। बिल्कुल, तो खरपतवार नियंत्रण का पूरा क्या समाधान है, क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। सीधी बुआई करते समय और भी तरह के प्रबंधन हमें करने की जरूरत होती है, क्या है उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं में जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि कम पानी में कैसे उगाएं धान। जी हाँ, धान की सीधी बुआई पर आज हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सीधी बुआई जब हम करते हैं तो किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। खरपतवार अगर हो जाती है तो किस तरह से उसका नियंत्रण कर लेना चाहिए। क्या इसका मकसद है? इसका मकसद यही है कि हम पानी की बचत कर सकें। तो कम पानी में धान हम लगाएं, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन लगाने के बाद भी तो हमें यहाँ पर जल का प्रबंधन करना है। किस तरह से ये करना है, इसके बारे में डॉक्टर ए.के. सिंह से जान लेते हैं। जब हम सीधी बुआई कर रहे हैं तो जल प्रबंधन किस तरह करें हमारे किसान? तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब आपने धान की सीधी बिजाई तरबतर विधि से की है तो पहली सिंचाई जो है वो करीब 20 से 21 दिन बाद आप करिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो इससे खरपतवार के नियंत्रण में बहुत मदद मिलती है। खरपतवार अंकुरित होकर के नहीं आते हैं, क्योंकि उसके पहले जैसा कि डॉक्टर सिवे ने बताया, आपने दवा का छिड़काव कर दिया, खरपतवार जितने थे वो मर गए हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम 21 दिन बाद सिंचाई करते हैं, देर से सिंचाई करते हैं, तो इस अवधि के दौरान पौधे की जड़ें जो हैं वो खुराक और नमी की खोज में मिट्टी में काफ़ी नीचे जाती हैं और पौधे अच्छी तरह से जो है इस्टेब्लिश होते हैं। अब रही बात, इस बीच में अगर बरसात हो जाती है तो उसे आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि नमी के हिसाब से आप सिंचाई करें। जब 21 दिन के बाद अगर बरसात नहीं होती है तो 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई आप करें। बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें और 10 दिन के अंतराल पर ऐसे करते रहें। बीच में अगर बरसात होती है तो सिंचाई को आप रोक सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब बुआई करने के बाद अगर मान लीजिए किसी समय बरसात हो जाती है तुरंत, तो ये संभावना होती है कि बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण से पहले अगर बरसात हो गई तो ज़मीन में एक पपड़ी जम जाती है ऊपर की तरफ जो है, और जब पपड़ी जम जाती है तो अंकुरित पौधों को बाहर निकलने में दिक्कत होती है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो उस समय, और बरसात मान लीजिए कि इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि ज़मीन पूरी तरह से गीली हो गई, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि उस समय आप एक सिंचाई हल्की ज़रूर कर दें। अगर सिंचाई कर देंगे तो अंकुरण पूरी तरह से हो जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस तरह से अगर जल का प्रबंधन करेंगे तो आप कम पानी में अच्छी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने दी है कि अंकुरण से पहले बरसात हो जाती है तो आपको क्या करना है। आइए प्रीतम सिंह जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सीधी बुआई आप कर रहे हैं, आपने कहा कि आपको इससे फायदा भी मिल रहा है, आर्थिक रूप से ही सही, और साथ ही साथ आप जल का बचाव भी यहाँ पर कर पा रहे हैं। किसी तरह की और समस्या हो रही है कि आपको इस विधि को अपनाते हुए, उसका जिक्र क्या करना चाहेंगे आप? इस विधि में कोई अलग से खास दिक्कतें नहीं है। थोड़ा मशीनी का, जहाँ अच्छी मशीनें नहीं हैं जी, तो वहाँ तो दिक्कतें हो सकती हैं कि बीज प्रॉपर दूरी पे नहीं पड़ा किसी का। थोड़ा इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इस तरह की ना कुछ खास कैंपेन चलाई जाए। बहुत से इलाके अभी ऐसे पिछड़े हुए हैं जहाँ लोगों को इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। मेनली जो हरियाणा के अंदर, पंजाब में तो काफ़ी जागरूकता आई है, हरियाणा में देखा अभी बहुत जगह ऐसा प्रचलन नहीं है। तो उन किसानों को एक तो थोड़ा ट्रेनिंग की अभी आवश्यकता है। तो दूसरा, किसानों से भी ये अनुरोध है कि वो इस बारे में जो एक्सपर्ट हैं उनसे चर्चा करें। तो मेरे हिसाब से कोई अलग से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कभी कभार बारिश में ऐसा हो जाता है कि कहीं जमाव प्रॉपर नहीं हुआ तो वहाँ से पौधे उसमें लगाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें तो आती हैं, वो तो हम रोपाई वाले में भी आती हैं। ऐसी अलग से दिक्कतें नहीं है कुछ ऐसी। बिल्कुल। तो देखिए, अलग से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे किसान अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं। जब इनको इस विधि से लाभ मिला है तो निश्चित तौर पर आपको भी मिल सकता है। बस थोड़ी सी जागरूकता की यहाँ पर जरूरत है। प्रीतम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीधी बुआई करते समय क्या आप मशीनों का इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो कौन कौन सी मशीनों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ये इसमें तो मशीनरी से ही हमारा क्यों मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आगे आने वाले समय में खेती को जो हमें लेबर से मुक्ति दिलाना है। जब ज़्यादा लेबर महंगी हो रही है तो उसमें जो मजदूरों की कमी हो रही है, तो उसको मशीनीकरण की तरफ हम आ रहे हैं। तो इसमें मुख्य मशीनें हमारी जो हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि उसको लेवलिंग करना जरूरी है, तो उसको लेजर लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद धान की रोपाई के लिए जो स्पेशल DSR मशीन है उसका उपयोग करते हैं। पंजाब में अभी कोई लक्की मशीनें आ गई हैं जो साथ साथ स्प्रे भी करती हैं। अगर वो मशीनें नहीं हैं तो फिर उसके साथ हमें स्प्रे पंप यूज करना पड़ता है। तो ये मशीनें हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भी यह है कि खेती लागत को कम करने के लिए हमें मशीनीकरण की तरफ आना पड़ेगा। जी
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं, आधुनिक खेती को भी अपना रहे हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँगा। सरकारों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जाए जी। और इसमें देखिए पंजाब सरकार के द्वारा करीब 1,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान किसानों को दिया गया है और हरियाणा सरकार के द्वारा 4,000 रुपये प्रति एकड़ का। और किसान जो कि धान अगर पिछले सीजन में लगाए थे जिस खेत में, अगर उस खेत में अगर धान न लगाएं तो उसके लिए अनुदान और ज़्यादा है, करीब 7,000 रुपये एकड़ का है। लेकिन अगर रोपाई विधि से शिफ्ट करके अगर सीधी बिजाई पर जाते हैं तो उसमें उनको 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावे केंद्रीय सरकार के द्वारा देखिए बहुत बड़ा प्रयास, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्रोण महोत्सव का आयोजन प्रगति मैदान में उसका उद्घाटन किया था। और द्रोण के आने से ये जितनी समस्याएं, जैसे धान की सीधी बिजाई करने के बाद जो दवा का छिड़काव करना है, खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव करना है, और इसके अलावा जो है जो रसायन है जिनसे हम कीड़े बीमारियां उनका नियंत्रण करने के लिए छिड़काव करते हैं, इन सब का प्रयोग आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा और जिससे किसान खेती करने में सक्षम होंगे, उनकी लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए ना केवल हमारे विशेषज्ञ कहें या वैज्ञानिक कहें, बल्कि हमारे देश की सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है यहाँ पर हमारे किसानों को कि आप सीधी बुआई कीजिए, आपको अनुदान राशि भी यहाँ पर दी जा रही है और आधुनिक हमारी खेती हो इसके लिए तो तरह तरह की मशीनें भी यहाँ पर विकसित की जा रही हैं और ड्रोन उसमें हम कह सकते हैं क्रांति के रूप में सामने आ रहा है। कई तरह की समस्याओं का समाधान बनकर उभरेगा यहाँ पर ड्रोन। हमारे किसान अब इसे सीधे तौर पर अपनाना शुरू भी कर रहे हैं और से लाभ भी ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सीधी बुआई जब हम कर रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण हमें अच्छी तरह से करना है, जल का प्रबंधन अच्छी तरह से करना है। अब बारी आती है खाद की। तो डॉक्टर शिवे, क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को खाद के संदर्भ में? हाँ, देखिए पोषक तत्व प्रबंधन वैसे तो जो हमारा मिट्टी का परीक्षण होता है उसके आधार पर करना चाहिए, क्योंकि आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और हर 3 साल के बाद में वो रिन्यू भी हो रहे हैं। तो किसान भाई जो है ये सुनिश्चित कर लें, अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं और उसके आधार पर ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है हमारी मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कौन से पोषक तत्व देने की हमको ज़रूरत है और कितनी मात्रा में देने की ज़रूरत है। लेकिन यदि किसी कारणवश वो नहीं करा पाते हैं मृदा परीक्षण, तो जो भी हम सीधी बिजाई करते हैं उसके लिए लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इन पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 1/3 भाग नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस, पूरी पोटास और जिंक सल्फेट को हमको सीधी बिजाई के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। सीड के अंदर प्लेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फर्टिलाइज़र का उपयोग जो है हमारा अच्छा होगा और उसके साथ साथ उसका जो ह्रास होता है वो भी कम होगा। लेकिन 2/3 बची हुई मात्रा नाइट्रोजन की जो होती है उसको जो कल्ले बनते हैं उस समय देना चाहिए, और जब हमारी 1/3 जो बची हुई मात्रा है जब हमारी फ्लावरिंग होती है तो उस समय देना चाहिए। इस तरीके से 3 भागों में बांट कर नाइट्रोजन को देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इस समय जो है नैनो यूरिया भी आ गया है, तो बाद में आप कुछ मात्रा नैनो यूरिया के द्वारा भी फोलियर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है अच्छी पैदावार लेने के लिए धान की सीधी बिजाई में। बिल्कुल, तो देखिए आप किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं पोषक तत्वों का, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। लेकिन इसके लिए यही सलाह रहती है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी आप बनवा लें, उसी के अनुसार आप प्रबंधन करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ए.के. सिंह का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर ए.के. सिंह, आपसे जानना चाहेंगे क्या सीधी बुआई जब हम धान की करते हैं तो उसमें जैव उर्वरकों के टीकों का भी प्रयोग किया जाता है? अगर हाँ तो कौन कौन से टीके हैं वो? इसमें विशेष रूप से जो है कुछ तो फफूंदनाशी जो बायो कंट्रोल एजेंट है जिसे ट्राइकोडर्मा है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, एस्ट्रोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बारे में हमारे समझ से डॉक्टर सिवे विस्तार में जानकारी दे देंगे। लेकिन 2 बातों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। धान की जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें आने वाली 3 समस्याओं में एक समस्या तो खरपतवार की समस्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है, कैसे उसका नियंत्रण किया जाएगा। दूसरी समस्या इसमें आती है एक आयरन
की डिफिशियंसी, जो लोहा तत्व है उसकी कमी कुछ ज़मीनों में, जो ज़मीन हल्की होती हैं उनमें लोहा तत्व की कमी आती है। और मैं अपने साथी डॉक्टर शिवे से अनुरोध करूंगा कि ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और तीसरी एक समस्या धान की सीधी बिजाई में जो आती है वो है एक सूत्रकृमि, जिसको हम निमेटोड के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है जो जड़ों में गांठ बनाता है और इसकी वजह से जड़ों का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है और जिसके चलते पौधे फिर जो है ज़मीन से खुराक नहीं ले पाते हैं, पानी नहीं ले पाते हैं अच्छी तरह से, और पौधे बिल्कुल ग्रोथ उनकी जो है कम हो जाती है, स्टंटेड हो जाते हैं। तो धान की सीधी बिजाई में निमेटोड की भी समस्या आगे आने, जैसे जैसे सीधी बिजाई बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो है प्रकोप बढ़ने की संभावना है। तो इसके लिए भी हम लोग अनुसंधान काफ़ी कर रहे हैं और कुछ दवाएं हैं, खासकर कार्बोफ्यूरान है दवा, उसका प्रयोग करें। जहाँ पे निमेटोड का प्रयोग है बुआई के साथ ही अगर उसका प्रयोग करते हैं तो निमेटोड का नियंत्रण आराम से किया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने समस्याओं का भी जिक्र कर दिया है कि ये समस्याएं आ सकती हैं, तो हमारे किसान इसके लिए भी तैयार रहें। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, डॉक्टर शिवे से यहाँ पर जान लेते हैं। डॉक्टर शिवे, क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है धान के अंदर, बिल्कुल सीधी बिजाई में जैव जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषकर हमारे जो एजोटोबैक्टर है, जो स्पाइरलम है और फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इनका जो है हम सीड को जो ट्रीट करके बुआई कर सकते हैं तो अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं, क्योंकि इससे नाइट्रोजन की भी बचत होती है और हमारे फास्फोरस की भी बचत होती है। और इसके साथ साथ जो कुछ हमारे सॉल्यूशन रूप में भी जो है बायो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, NPK के वगैरह, और हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न है यहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ है लिक्विड फॉर्म में, तो उनकी सीधी भी हम कोटिंग कर सकते हैं हमारे सीड के ऊपर। तो इस तरीके से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल सीधी बिजाई में हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमारे निर्देशक महोदय ने कहा कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो विशेषकर जब हम सीधी बिजाई करते हैं, क्योंकि आयरन जो है पौधे जो हैं वो फेरस फॉर्म में लेते हैं, लेकिन एरोबिक कंडीशन में जहाँ पे हम सीधी बिजाई करते हैं वहाँ पे फेरस न रह के फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसकी वजह से पौधों में हरिमाहीनता हो जाती है, अर्थात हमारी जो पत्तियाँ सफ़ेद होने लगती हैं। तो इस तरीके से यदि शुरू में लक्षण आते हैं तो उनको जो है 1% का फेरस सल्फेट पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। और जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है ग्रोथ, फिर भी यदि उनकी कमी होती है आयरन की, तो उसके लिए उस समय जब ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो 2% फेरस सल्फेट का इस्तेमाल भी करके आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आयरन की डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि यदि कमी आती है तभी इस्तेमाल करना है। जैसे कि हल्की मिट्टियों में विशेषकर इसकी कमी आती है आयरन की, लेकिन जो हमारी क्ले सॉयल है उनमें इस तरीके की समस्या कम आती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने आयरन के बारे में तो बता दिया, सूत्रकृमि के बारे में क्या कहना चाहिए? सूत्रकृमि के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे निर्देशक महोदय ने भी कहा, सीधी बिजाई के अंदर जो है जड़ों के अंदर जो गांठें बन जाती हैं और वो जो है पौधों को पानी लेने में, पोषक तत्व लेने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो इस तरीके से जो उनकी ग्रोथ कम होती है पौधों की, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, कार्बोफ्यूरन 3G करके आती है, उसका इस्तेमाल जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के समय करेंगे तो इस तरीके की समस्या निमेटोड की नहीं आएगी। और यदि किसी कारणवश वो बुआई के समय नहीं दे पाते हैं तो पहला पानी देने के बाद में जब नमी हो खेत के अंदर, तब भी जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कार्बोफ्यूरन 3G के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निमेटोड की समस्या को दूर किया जा सकता है। लेकिन आगे क्रॉप रोटेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है इसका निमेटोड कंट्रोल करने के लिए। जैसे किसान भाई इस साल धान लगा रहे हैं तो अगले साल उस खेत में धान न लगाएं, कोई दूसरी फसल लगाएंगे, तो इस तरीके से फिर निमेटोड का सीधी बिजाई में कम प्रकोप होगा। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन को भी हम अपना सकते हैं सूत्रकृमि को नियंत्रण करने के लिए। बिल्कुल। तो फसल चक्र भी यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है जब हम सूत्रकृमि के नियंत्रण की बात कर रहे हैं धान की फसल में। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ए.के. सिंह, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि तमाम तरह की समस्याएं आती हैं जब हमारे किसान सीधी बुआई करते हैं। ऐसे में हमारे कई किसान हैं जो पारंपरिक तौर पर यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं धान की, कुछ नया आया है, उनके मन में एक झिझक होती है कि अगर हम इसे अपनाएंगे तो क्या फायदेमंद साबित होगा या फिर नहीं। उद्देश्य यही है हमारे कार्यक्रम का कि हमारे किसानों की इस झिझक को हम दूर कर सकें। आपके द्वारा भी हम जानना चाहेंगे हमारे किसानों को आप क्या कहेंगे कि वो खुले दिल से सीधी बुआई को अपनाएं।
तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया कि धान की सीधी बिजाई से पानी की, श्रम की बचत होती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। आप देखें पंजाब में 70 के दशक में पानी जो है 10 मीटर के आसपास मिल जाता था, औसत में बात कर रहा हूँ स्टेट की, और आज ये पानी जो है 25 से 30 मीटर नीचे जा चुका है। तो भूजल का संरक्षण करने के लिए, बचत करने के लिए सीधी बिजाई जरूरी है। किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम अगर अगले साल जब हम लोग करते हैं तो इस कार्यक्रम को अप्रैल के अंत में करें ताकि किसान भाइयों को पर्याप्त समय मिले, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग देर हो गए। अभी विशेष रूप से जो किसान धान की सीधी बिजाई किए हैं अपनी फसल की देखरेख के लिए, तो हमसे निश्चित रूप से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस सुझावों को प्रयोग करके अच्छी फसल ले सकते हैं। बुआई के लिए आमतौर पे माना जाता है कि 20-25 मई से लेकर के और 10 जून तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 जून के बाद अगर हम बुआई करते हैं और बरसात हो जाती है तब फिर अंकुरण में काफ़ी दिक्कत आती है और खरपतवार भी काफ़ी आ जाते हैं। तो समय से इसकी बुआई होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उपयुक्त समय जैसा कि मैंने बताया 10 से 15 जून मैक्सिमम, उसे बाद में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन किसान भाई निश्चित रूप से ये तकनीकी ऐसी है जो जल की बचत करेगी, पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी, उतनी ही पैदावार आपकी होगी, तो आपका जो है पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ जो है आप अगली पीढ़ी को, जैसा कि प्रीतम जी बता रहे थे, बहुत सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है यहाँ पर सीधी बुआई। हमारे कई किसान इसे अपनाए भी हुए हैं और जो किसान अभी ये सोच रहे थे कि सीधी बुआई के फायदे क्या होते हैं, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस चर्चा से हमारे वो किसान भी अब इसके प्रति ज़रूर जागरूक होंगे। इस संदर्भ में हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हमारा विचार विमर्श यहाँ पर हो रहा है कि कम पानी में कैसे उगाएं धान। जी हाँ, सीधी बुआई इसका बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, आप इसे अपना सकते हैं। कई किसान इसे अपनाए हुए हैं और कई किसान इसे अपनाएंगे, हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद। लेकिन हमारे जो किसान पहले ही तरीके से, मतलब पारंपरिक तरीके से यहाँ पर खेती कर रहे हैं धान की, वो किस तरह से जल का बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी आइए हमारे विशेषज्ञों से हम जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह, क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप, जो हमारे किसान सीधी बुआई नहीं पहले ही तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? रुपाई विधि से अगर किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं तो आमतौर पे देखिए एक अवधारणा बनी हुई है किसानों के मन में कि धान के खेत में पानी हमेशा खड़ा रहना चाहिए। ये एक मिथ है, भ्रम है एक्चुअली। होता क्या है कि जो शुरू के 15 दिन होते हैं, 15 दिन के आसपास रुपाई के बाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय पानी खड़ा रखने से खरपतवार जो है बिल्कुल उगते नहीं है। तो पानी खड़ा रखने के कारण खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और यही कारण है कि धान की रुपाई विधि पानी को जो है एक खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया गया है, खरपतवार रोकने के लिए प्रयोग किया गया, पानी खड़ा रखने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है खेत में पानी खड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। पहले आप एक बार पानी लगाएं, फिर खेत को सूखने दें। इतना ध्यान रखें कि खेत में दरार न पड़े। अगर दरार पड़ जाएगी खेत में तब फिर पानी लगाने में पानी जो है नीचे चला जाएगा। तो दरार फटने से पहले और पौधे मुरझाएं ना, उससे पहले आप जो है पानी लगा दें। तो आप अच्छी तरह से, और उसके साथ साथ जो है आपको ये भी देखना है कि अगर बरसात हो रही है, बरसात से नमी खेत में बनी हुई है तो पानी लगाने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये अवधारणा कि खेत में पानी हमेशा खड़ा होना चाहिए धान के, ये गलत है। इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी गीली हो उतना पर्याप्त है।
इतना ही पानी आप लगाएं। अच्छी नमी बनी रहे वो बहुत जरूरी है, आप उसमें पानी भर के रखें, इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। नमी बनी रहे, बरकरार रहे, इसके लिए क्या कोई और भी विकल्प है डॉक्टर शिवेकर? हमारे किसानों को कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, किसान भाई जैसे सीधी विधि से बुवाई करते हैं धान की, उसका जैसे कि हमने चर्चा की, लेबर की बचत होती है, पानी की बचत होती है 25 से 30%, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है वो भी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है पडलिंग के माध्यम से जो हमारा पानी नीचे नहीं जाता है, इसमें जो रिसाव से नीचे पानी चला जाता है और ग्राउंड का जो रिचार्ज भी होता है। अर्थात एक तरफ तो हम पानी का सेविंग कर रहे हैं 25 से 30% पानी ना देके, और इसके साथ साथ जो हमारा मिट्टी के अंदर पानी दे रहे हैं उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा है। तो इसके तीसरा फ़ायदा ये भी है। और दूसरी बात ये है कि जब धान लगाते हैं आप, धान लगाने के लिए यदि आप ग्रीन मैन्योरिंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सीधी बिजाई करें, चाहे आप पडलिंग के माध्यम से बिजाई करें ट्रेडिशनल विधि से, तो इससे जो हमारा पानी की बचत और भी हो सकती है, क्योंकि उससे जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। तो मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा, किसान भाई यदि धान लगाना चाहते हैं तो अभी तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन जैसे ही उनकी फसल खाली होती है रबी की फसल काटने के बाद में, तो ग्रीन मैन्योरिंग भी लगाना मत भूलें, उसका भी इस्तेमाल जो है आप धान गेहूं के फसल चक्र में ज़रूर अपनाएं, ताकि हम पानी की बचत कर सकें, पोषक तत्वों की बचत कर सकें, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और अपने ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकें। बिल्कुल, तो हरी खाद का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे किसानों को हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से तो जागरूक कर ही रहे हैं डॉक्टर सिंह, लेकिन हमारी सरकार द्वारा हम कहें या फिर विभिन्न जो कृषि संस्थान है उनके द्वारा किस तरह के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे किसान ये जो खेती के परिवेश में बदलाव आ रहा है उसके लिए जागरूक हो सकें? तो ऐसा है, अगर हम धान के सीधी बिजाई की बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी जोर दिया जा रहा है और राज्य सरकारें भी इसके ऊपर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं और किसानों को खेतों पे जहाँ पे इस धान की सीधी बिजाई की गई है वहाँ पर प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहे हैं और किसानों को बुला करके दिखाया जा रहा है किस प्रकार से अंकुरण हुआ है, ताकि किसानों के मन में एक विश्वास जागे और इस तकनीक को अपनाने में इसको ज़्यादा पैमाने पर लेकर के आएँ। और इसके अलावे जो है एक मुद्दा जो शायद रह गया है उसको भी हमको थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए। जो धान की सीधी बिजाई जब हम करते हैं तो इसमें आम तौर पे जो रोग और बीमारियां हैं, कीड़े हैं, उनका प्रकोप थोड़ा कम होता है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें फफूंद जनित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसान भाइयों को जब कोई भी, चाहे वो तनाछेदक कीट हो या शीत ब्लाइट हो या पत्ती का झुलसा रोग हो या आपका झोंका रोग हो, इसके कोई लक्षण दिखते हैं शुरू में, तो उसका नियंत्रण करने के लिए जो दवाएं आप धान की रोपाई विधि से जो फसलों में प्रयोग करते हैं उन्हीं दवाओं का प्रयोग इनमें भी ज़रूर करें, ताकि आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो हम चूक गए थे, जैसे कि रोग और कीट कौन कौन से लग सकते हैं, किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है, जागरूक कर दिया है। तो देखिए काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये विधि हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है और जल के बचाव में तो अहम योगदान है ही इसका। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। प्रीतम जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि उनके दादा परदादा भी यहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, आप भी खेती बाड़ी काफ़ी समय से कर रहे हैं, बदलाव देखा है आपने खेती के परिवेश में। अब जो खेती आधुनिक हो रही है, तमाम तरह की जो यहाँ पर नई नई विधियां आ रही हैं, उनको अपनाकर आप लोग किस तरह से फायदेमंद हो रहे हैं या फिर लाभ आपको मिल रहा है, इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, ताकि बाकी जो किसान अछूते हैं इन लाभों से वो भी इनसे जुड़ सकें? हाँ जी, हाँ, मैं यहाँ पहले तो एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे जो आज चर्चा का विषय है कि पानी की बचत और सीधी बुआई के फायदे, उसमें मैं छोटी चीज़ एक और कहना चाहूँगा कि जो हम रोपाई विधि से जो वैरायटी लगाते हैं, अगर उसी किस्म को हम सीधी बुआई में लगाते हैं तो वो हमारी कम से कम 6 से 7 दिन या 1 हफ्ता पहले पक जाती है। तो पहले पकने का मतलब एक पानी की सिंचाई वहाँ बचत हमारी वहाँ होगी। दूसरा ये है कि जिस खेत में हमने सीधी बुआई की है तो उसमें हमने पडली नहीं की, तो हमारा भूमि का जो स्वास्थ्य है ना वो भी सुधरता है कि उसमें नीचे जो सख्त लेयर बनती जा रही है, हमारी जड़ों का विकास कम हो रहा है उसकी वजह से।
तो उससे भी हमें निजात मिलती है। और दूसरा जो देखने में मैंने जो अपने फील्ड पे मैंने जो एक्सपीरियंस किए, तो मेरा उसमें गेहूं की भी पैदावार 1 से 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल उसमें बढ़ गई, जो रोपाई विधि के धान के मुकाबले सीधी बुआई वाले खेत में जी। तो इस तरह करके कुछ फ़ायदे हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं, फ़ायदे भी हैं हमें। अगर हम लंबे समय तक अपनाएंगे इसको तो उसमें हमें अवश्य फ़ायदा होगा। जहाँ तक तरक्की की बात की, तो प्रकृति का भी नियम है कि तरक्की करना एक कुदरत का नियम है। तो उसमें हमने भी काफ़ी अच्छी हमें मेरा सौभाग्य है कि मेरे को IRI जैसे संस्थान से जुड़ने का मौका मिला। तो शायद इनसे ना जुड़ते तो शायद आज पता नहीं क्या होते, लेकिन यहाँ जुड़ के जो हमने सीखा है उसको हमने अपने खेत में अपनाया है। तो हम ऋणी हैं इस संस्थान के कि हमें उन्होंने कम से कम इस खेती के विषय में जो नई नई तकनीकियाँ आई वो हमें सिखाई और उससे हमारी तरक्की हुई। तो जहाँ तक पानी का विषय है, पानी के साथ साथ पूरे पर्यावरण का विषय भी है। तो अगर मैं धार्मिक प्रवृत्ति से बात करूँ तो आज से 500 साल पहले गुरु नानक भी इस विषय पे बोल के गए हैं कि उन्होंने लिखा है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। उन्होंने पानी को पिता का दर्जा दिया था। तो आज से 500 साल पहले जो हमारे जो फिलोसफर थे, हमारे जो रहनुमा थे, उन्होंने अगर इस पर चर्चा किया है तो इसका मतलब ये आम जन को इस पर सोचना चाहिए और सभी को इस और आज से ही कदम प्रण लेना चाहिए कि हमें पानी की सेविंग करनी है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमारे सफल किसान ने कही है कि उनको साथ मिल रहा है तमाम संस्थानों का, IRI का भी साथ यहाँ पर मिला है, तभी उन्होंने यहाँ पर देखिए इतनी सफलता भी हासिल की है। IRI का साथ तो मिला, लेकिन हमारे किसान ने भी तो जागरूकता यहाँ पर दिखाई है, भागीदारी निभाई है, तभी ये बदलाव संभव हो पाया है। आप भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अब कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर आ गया है। अंतिम टिप्पणी मैं हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहूंगी। डॉक्टर AK सिंह, आप क्या हमारे किसानों को संदेश देना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में खेती की जो दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है और किसान भाइयों को इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। अभी हम कार्बन फार्मिंग या कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप ऐसी कृषि पद्धतियों का अपनी खेती में प्रयोग करते हैं जिनसे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होती है और इससे जो है आपको वातावरण को संतुलित रखने में मदद मिलेगी, तो इन विधियों का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको उसके लिए पैसा मिलेगा और इसको हम कार्बन क्रेडिट के नाम से जानते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपने खेत में लेजर लेवलिंग करी है या धान की सीधी बिजाई की है या आपने जो है पराली धान की काटने के बाद उसको खेत के अंदर मिला दिया है या आप जो है जैव उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सारी प्रक्रियाओं का जो है कार्बन क्रेडिट 1 हेक्टेयर में करीब 6 कार्बन क्रेडिट के आसपास बनती है और इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इससे एक कार्बन क्रेडिट का करीब $30 के आसपास मिलता है। तो करीब 10-12 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को जो है इसका फ़ायदा होगा अगर वो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छी कृषि पद्धतियों का प्रयोग करेंगे और इसके लिए उनको मानसिक रूप से आगे आने वाले दिनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब हमारे किसान तैयार हो जाइए, खेती में बदलाव आ रहा है और आगे भी ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। अब आपको भी इसमें भागीदारी निभानी है, तभी तो कृषि के क्षेत्र में और भी विकास संभव हो पाएगा, खेती किसानी और भी ज्यादा सशक्त हो पाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारी जो चर्चा हुई है उससे आप जरूर लाभ लेंगे। अब सीधी बुआई को निश्चित तौर पर अपनाएंगे, न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे बल्कि जल का बचाव करके अपनी भागीदारी भी यहां पर निभाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी और इसी के लिए हमारे विशेषज्ञों का, हमारे सफल किसान भाई का यहां पर धन्यवाद देना चाहेंगे। आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने जान लिया कि कम पानी में आप कैसे उगाएं धान। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियों को आप जरूर अमल में लाएंगे और धान की अच्छी उपज आप निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, स्कैन कर लीजिए इसे, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी आपसे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
पानी में तैरती